हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम आर्टिकल 26 तक कंप्लीट कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में। आज हम आर्टिकल 27 पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से टैक्सेस की कैसे एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रेफरेंस में बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कह रहा है भारत का संविधान कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए करों के संदाय यानी पेमेंट से स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उससे आप स्वतंत्र हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय, कोई धर्म हो सकता है, कोई धार्मिक संप्रदाय हो सकता है, कि अभिवृद्धि या पोषण, किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ाना, किसी धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाना, उसकी अभिवृद्धि या उसके पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय यानी कर को पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि इस पर्टिकुलर धर्म को, इस विशिष्ट धर्म को हमें अभिवृद्धि करनी है, इसका पोषण करना है, इसलिए आप टैक्स दीजिए। तो ऐसा व्यक्तियों को फोर्स नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके माध्यम से राज्य को किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को इग्नोर करे और किसी पर्टिकुलर धर्म का पोषण करने के लिए टैक्स लगाए, उसका पक्ष ले। तो उसके लिए राज्य को रोका जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म का पक्ष नहीं ले सकते हैं। कैसे? करों के रूप में एकत्रित धन, जो टैक्स लगा के आपने धन को कलेक्ट किया है, उस धन का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को अभिवृद्धि करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकता है। लेकिन यस, टैक्स से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उससे सभी धर्मों का रख रखाव और उन्नति की जा सकती है। सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हमने पढ़ा था पंथ निरपेक्ष राज्य में कि राज्य का अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। केवल टैक्स के एकत्रण पर रोक है, शुल्क पर नहीं। दैट मीन्स कि राज्य किसी धर्म के पोषण के लिए, प्रचार के लिए कर नहीं लगा सकता, लेकिन किसी विशेष उपलक्ष्य में शुल्क यानी फीस लगा सकता है। तो ये है आर्टिकल 27। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 में कहता है कि किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। देखिए क्या है कि किसी भी जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित अगर कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे धार्मिक शिक्षा में आप क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी उपासनाओं में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, पूर्णता राज्य, अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं। कि पूर्णता राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। देखिए, इसमें कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ये बात कही गई है कि देखिए कौन कौन से ऐसे कि धार्मिक जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा को आप कैसे इंस्टीट्यूट्स में दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, कैसे शिक्षण संस्थानों को आप ओपन कर सकते हैं, ये सारी बातें की गई हैं। इसमें कहा है कि देखिए ऐसा राज्य जो पूर्णता राज्य की निधि से संचालित है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दैट मीन्स ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसको पैसा पूरी तरह से राज्य देता है, राज्य के पैसे से वो संचालित हो रहा है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसमें ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि हालांकि राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी विन्यास या न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। इन संस्थाओं में ये विन्यास या न्यास द्वारा जो संस्था स्थापित की गई है, इस संस्था में क्या है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट तो ये पढ़ा कि अगर कोई ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से ऐसा कोई शिक्षा संस्थान है जो पूरी तरह से राज्य के पैसों से चल रहा है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई विन्यास या न्यास द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा ये अपने अकॉर्डिंग जो इनकी शिक्षाएं हैं उसके अकॉर्डिंग ये धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों में 4 प्रकार से विभेद हैं। वो कौन कौन से विभेद हैं वो जानते हैं। देखिए, अगर पूर्णतः राज्य से पोषित है, पूरी तरह से राज्य से पोषित कोई संस्था है तो वहां पर धार्मिक निर्देश पूर्णतः निषेध होंगे। अगर पूरी तरह से राज्य उसको पोषित कर रहा है तो आप वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, पूर्णतः निषेध होगा। उसके बाद कह रहा है राज्य द्वारा अगर प्रशासन उसका राज्य द्वारा हो रहा है किंतु न्यास द्वारा स्थापित है, प्रशासन तो देख रहा है राज्य लेकिन न्यास द्वारा स्थापित है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। इसके बाद कह रहा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। देखिए 28 में बेसिकली मान्यता की बात होती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अगर कोई संस्थान है या फिर राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला कोई संस्थान है तो स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है, आप समझे। तो ये 4 कंडीशंस हैं। देखिए यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। 4 कंडीशंस हैं कि कहां कहां विभेद, 4 प्रकार के विभेद बता रहा है कि शिक्षण संस्थानों में 4 प्रकार के विभेद कैसे हैं। कह रहा है कि पूर्णतः अगर राज्य से पोषित है, पूरी तरह से राज्य के पैसों से चल रहा है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन प्रशासन राज्य कर रहा है लेकिन स्थापित कोई न्यास कर रहा है तो वो जो न्यास कर रहा है उसके अकॉर्डिंग धार्मिक शिक्षा वहां पे हो सकती है। इसके अलावा कह रहा है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो धार्मिक शिक्षा देना चाहता है नहीं देना चाहता। फिर राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, पूरी तरह से राज्य उसको वित्तीय सहायता दे रहा है, वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा संस्थान की भी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे शिक्षा देना चाहता है या नहीं चाहता। अब इसमें पूर्णता है, पूर्णता से पोषित है राज्य से तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, पूर्णता पोषित नहीं है तो वहां पे शिक्षा दी जा सकती है। ये है यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला। अब आर्टिकल 29 देखेंगे। हम आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे, क्लास बहुत लंबी खिंच रही थी तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्लास बहुत लंबी हो रही है, दैट्स वाई कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ा दिया जाए। आर्टिकल 28 आर्टिकल 29 पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 29, देखियो आर्टिकल 28 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। 28 तक तो हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमको मिले हुए थे, हमको जो फ्रीडम मिली हुई थी हमारे रिलीजन से रिलेटेड वो सारी चीजें थी वो वहां तक कंप्लीट हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है ये पूरी तरह से नागरिकों के किसी भी अनुभाग की बात करता है, नागरिकों की बात करता है। ये बात करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले जो नागरिक हैं कि किसी भी अनुभाग और को अपनी बोली, देखिए भारत के किसी भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारतीय हैं, नागरिक हैं, चाहे वो साउथ में रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहने वाले हैं, गुजरात में रहने, वो कहीं भी भारत के किसी भी स्टेट में रहते हैं, उनको ये अधिकार है, उनको ये सरकार अधिकार देती है कि वो अपने अनुभागों से क्या करें, वो अपने अनुभागों से क्या कर सकते हैं। किसी भी अनुभाग की वो अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनका अधिकार है, ये देता है भारत का संविधान उनको अधिकार। देखिए भारत जो है बेसिकली क्या है, भारत में बेसिकली शासन जो चलता है, किसी लोकतंत्र में जो शासन चलता है वो बेसिकली बहुमत का, सामान्यतः हम देखते हैं कि बहुमत का शासन चलता है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, उनको संरक्षण देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन ये है कि अगर बहुमत का अपना शासन चलेगा तो बहुमत जिस काम को कहेगा वो काम तो हो जाएगा, वो भाषा बोली जाएगी, वो उनका जो कल्चर है वो प्रैक्टिस किया जाएगा, उनका रिलीजन जो है वो उसको मान्यता मिलेगी, लेकिन उनकी भाषा बोली, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा बोली को कहीं भी संरक्षण नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, इसलिए उसको संरक्षण देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले जो अनुभाग है उनकी बोली, उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित देने का अधिकार इसमें मिलता है किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को। देखो हम आर्टिकल 30 की जो बात करेंगे तो बेसिकली अल्पसंख्यकों के बारे में बात करेंगे।
तो इसमें कह रहे हैं कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नागरिक को, अगर भारत का कोई नागरिक है, नॉर्थ ईस्ट का कोई है, साउथ का कोई है, वो दिल्ली में पढ़ना चाहता है, तो उसको दिल्ली के अंदर किसी शैक्षणिक संस्थान में या दिल्ली में कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो राज्य से सहायता प्राप्त करता है, ठीक है, उसमें उसका जो धर्म है, व्यक्ति चाहे साउथ से आया है, नॉर्थ ईस्ट से आया है, उसके धर्म के आधार पे, उसकी जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है आर्टिकल 29 में इस समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने वाला प्रावधान है। समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 29(2) में कह रहा है नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी के प्रावधान है 29(2) में, चाहे वे जिस भी समुदाय का हो, ठीक है। सबको एक तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है। इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हैं, किसी धर्म के हैं, या कोई भी भाषा बोलते हैं, उस आधार पर सुरक्षा मिल जाती है। आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि देखो, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक दो आधार पे हो सकते हैं, धार्मिक रूप से हो सकते हैं, भाषाई रूप से हो सकते हैं। संविधान में अल्पसंख्यक जो शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में कि क्या अल्पसंख्यक को, वो डेफिनेशन दे देगा कि क्या इसको अल्पसंख्यक बोला जाता है, तो संविधान में इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सप्लेन करके बताती है। फिर हम अल्पसंख्यक आयोग बनाया, वो बताएगा कि अल्पसंख्यक कौन है, तो समय समय पे हम अकॉर्डिंगली डिफाइन करते रहते हैं उसको, ठीक है। अब इसके आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का भी अधिकार है। अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर गांव ऐसे हैं भारत के अंदर आज भी जो केवल संस्कृत बोलते हैं, तो वो चाहे तो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उसको संरक्षण देने के लिए वो आंदोलन कर सकते हैं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। इस अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, ये क्योंकि यह नागरिकों के अनुवाद का अभिप्राय है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को ही मिलता है। तो ये याद रखना है आपको, बेसिकली ये दोनों की बातें हो रही हैं इसमें, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों की बात हो रही है कि वो अपनी भाषा, वो अपनी लिपि, वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षण कर सकते हैं, उसकी बात इसमें हो रही है। तो ये है आर्टिकल 29 तक। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए, ये है धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश। इसमें मूल वंश भी आता है, मूल वंश भी इसके अंतर्गत आता है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में कह रहा है कि देखिए, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, कोई शिक्षा संस्थान बनाना है, आर्टिकल 30 में कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है। स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है, अधिकार होता है। अनुच्छेद 30 में इसमें कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों, धार्मिक और भाषाई दोनों, देखो अल्पसंख्यक दो आधार पर हो सकते हैं, भाषाई आधार पर भी हो सकते हैं और धार्मिक आधार पर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का और उनके प्रशासन का अधिकार है। देखिए, किसी भी स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में हम देखते हैं अलग अलग जो धर्म है उनके लोग क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। जो 50% से जो जनसंख्या होती है वो कम होती है। इस हिसाब से जो इंडिया में माना जाता है वो बेसिकली हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है और दूसरे धर्मों को क्या माना जाता है, अल्पसंख्यक माना जाता है। उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित कोई अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा है उसने क्या किया, जैसे बौद्ध है या जैन है, उन्होंने क्या करा, अपना स्थापित कर लिया किसी
या प्रशासित कर रहे हैं किसी शिक्षा संस्थान को, तो उसकी जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए कि कितनी संपत्ति आप अर्जन कर सकते हैं, अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते हैं। उपबंध करने वाली क्या करते हैं, विधि बनाते हैं। विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा, कोई ऐसा कानून बना रहे हैं कि देखिए ये जो पर्टिकुलर धर्म है, ये जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, ये अपने जो शिक्षण संस्थान है उसको स्थापित कर रहे हैं, उसको प्रशासित कर रहे हैं, तो उनको संपत्ति भी तो चाहिएगी, उनको लैंड एरिया चाहिएगा, वो बिल्डिंग बनाएंगे वहां पे तभी तो उसको करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो राज्य जब विधि बनाता है तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत उसके जो अधीन अवधारित रकम है या कोई मुआवजा है वो इतनी नहीं हो, उतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्यभूत जो अधिकार है, मतलब इतना रकम आप डिसाइड कीजिए, उतना जो मुआवजा है वो डिसाइड कीजिए, ताकि जो उसको अधिकार मिले हुए हैं अल्पसंख्यकों वो निर्वाधित और निराकृत ना हो जाए। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये किया, 1978 में ये किया गया था, इसमें ये रूल बनाया गया था। ठीक है, सहायता देने में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 के तहत ये सुनिश्चित की जाएगी कि सुरक्षा की गारंटी केवल, ऊपर हम किसकी बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल धार्मिक और भाषाई तक ही सीमित है। और अनुच्छेद 30 में एक नोट देखते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 30 के जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का जो विस्तार है, ऐसे अल्पसंख्यक जो धार्मिक और भाषाई दोनों है, कि सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है, अन्य अनुभाग के लिए नहीं है, अनुच्छेद 29 तक नहीं की तरह ये नहीं है। ठीक है, इसमें केवल अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब यहाँ तक, अब थोड़ा सा ये जानेंगे, देखिए जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसने क्या क्या काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसने इसको कैसे बनाया, कि क्या क्या रूल्स बनाए, थोड़े से उसने क्या डिफाइन करने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय क्या कहता है इस, अल्पसंख्यक मंत्रालय के काम क्या होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि देखो जो, वो कह रहा है कि देखिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या अधिकार है, अल्पसंख्यकों को अधिकार है, के अधिकार की बात करते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन, स्थापना कर सकते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी ये देख सकते हैं, प्लस प्रशासन। इसमें होगा क्या, इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए प्रशासन भी ये देख सकते हैं, स्थापना भी देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर स्कूल में कितनी फीस होगी, फीस का निर्धारण कौन करेगा, ये अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं करेगा कि हम अपना जो स्कूल बना रहे हैं, जो हम अपना शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, उसमें फीस कितनी होगी, तो फीस का निर्धारण ये करेंगे। इसके अलावा जो उनके कर्मचारी होंगे, उनके अध्यापक होंगे, उनके जो अध्यापक होंगे, तो कर्मचारी कितने होंगे, कितने अध्यापक ये रखना चाहते हैं, ये सब डिसाइड ये खुद ही करेंगे। उसके अलावा देखिए फीस का निर्धारण, कर्मचारियों का, कर्मचारियों अध्यापकों का निर्धारण, इसके अलावा जो गैर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, गैर अल्पसंख्यक, गैर अल्पसंख्यक समुदाय की एंट्री, के प्रवेश की मात्रा, के प्रवेश की मात्रा भी यही डिसाइड करेंगे। ये मतलब है कि जो, इसलिए इससे हमें पता है क्या पता लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको स्थापना और प्रशासन में कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, से हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय इसकी स्थापना करेगा, प्रशासन करेगा।
लेकिन राज्य की क्या, आप इसको नोट कर लीजिए। अब राज्य कैसे नियंत्रित करेगा शिक्षण संस्थानों को, वो देखते हैं। राज्य का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण शिक्षण संस्थानों पे, ये जो अल्पसंख्यक संस्थान खुले हुए हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो अपना शिक्षण संस्थान खोलते हैं, इस शिक्षण संस्थान पे राज्य का नियंत्रण कैसे होगा वो देखते हैं। तो उसमें कह रहा है कि राज्य कहता है कि देखिए, इस बिहार पे कर रहा है कि राज्य ये कहता है कि देखिए जो शिक्षण संस्थान आप खोल रहे हैं ये क्या है, कोई व्यवसाय का जगह तो है नहीं, कोई व्यवसाय तो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए राज्य का इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये कहता है कि देखिए जो शिक्षण संस्थान है कोई व्यवसाय नहीं है। संस्थान क्या है, व्यवसाय का कार्य नहीं, व्यवसाय का कार्य नहीं, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, इसलिए आप डोनेशन नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं ले सकते। और क्या करते हैं कि देखिए शिक्षण संस्थान में जो भी शैक्षणिक अर्हता है, ठीक है, शिक्षण संस्थान को लेके जो भी शैक्षिक अर्हताएं रहेंगी या जो भी अकादमिक सत्र है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, राज्य का जो आदेश है वो आपको मानना पड़ेगा, उसके जो निर्देश है वो मानना पड़ेगा। अकादमिक सत्र की बात हो या फिर शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक अर्हता की बात हो, इनमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए राज्य का निर्देश मानना पड़ेगा, राज्य के जो निर्देश होंगे वो मानने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। क्यों मान्य होंगे, देखो अगर राज्य ये कहेगा कि देखिए जो अकादमिक सत्र है वो क्या है, वो जुलाई से शुरू होगा, वो अक्टूबर से दिसंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। ये जो राज्य निर्देश करेगा कि हाँ कोई सेशन आप कब से, जनवरी से कोई चीज है जो स्टार्ट कर रहे हो, कोई जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वहीं से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शैक्षणिक संस्थान में भी वो कह देंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस टीचर की होनी चाहिए, या फिर यूजीसी जो निर्देश देगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, या फिर सीबीएसई जो निर्देश देगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको वो बात माननी पड़ेगी। क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है अगर उस पर नियंत्रण राज्य नहीं रखेगा तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाएंगे, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाएंगे, तो वो चीज क्या होगी कि कहीं ना कहीं लोक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई रीजन बन सकती है, असुरक्षा का रीजन बन सकती है, देश की अखंडता को भी खतरा पहुंचा सकती है। तो जो प्रवेश है, प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रवेश की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये है जो आर्टिकल 30 में बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को किस किस तरह के संरक्षण मिलते हैं और कैसे राज्य भी उनको कंट्रोल करता है। तो गाइस आर्टिकल 30 यहाँ कंप्लीट होता है। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।